नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, कल दिवाली है तो आप सभी को एम यूपीएससी की तरफ से सब फैमिली मेंबर को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली और हैप्पी दिवाली। और आपका नया साल खूब 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 बढ़िया रहे और आप जो चाहते हैं वो आप सभी को अपनी लाइफ में अचीव कर सके। ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। यूपीएससी टेस्ट 36 एम यूपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए। करंट बेसिक स्टैटिक जीके फैक्ट इन सबको साथ में लेकर आज हम 10 एमसीक्यू सोल्व करेंगे, जिसमें से आज 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, बाकी 8 करंट और सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी टेस्ट 36। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि आप किसी महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर से यूनेस्को के एक विश्व विरासत स्थल पर पर्यटन के लिए आए हुए हैं और आपने यह सुन रखा है कि समुद्री तूफानों के आने की स्थिति में अनेक पोत इस स्थल से टक्कर खाकर ध्वस्त हो जाती है। इसके उत्तर पूर्व में कोरल सागर, दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर और पूर्व में बृहद प्रशांत महासागर अवस्थित है। इस स्थल को पहचानिए। ठीक है, अगर इनमें से अगर आपको कोई भी याद होगा तो भी आप ये क्वेश्चन आसानी से करके ले जाएंगे। अगर ये आपको ये पता होगा कि जो विश्व विरासत स्थल पर पर्यटन के लिए आए हुए हैं और समुद्री तूफानों से जो टकरा टकरा के जो पोत है वो ध्वस्त हो जाते हैं, अगर ये घटना कहाँ होती है ये आपको याद होगा तो भी आप ले जाएंगे। अगर ये याद होगा कि कोरल सागर या तस्मान सी या फिर पैसिफिक ओशन कहाँ अवस्थित है, इनके आजू बाजू ये स्थल कौन से है हेरिटेज साइट, तो भी आप क्वेश्चन ले जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। आइए देखते हैं। देखिए, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ये रहा इंडियन ओशन, यहाँ रहा ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये रहा कोरल सी, ये रहा पैसिफिक ओशन। ठीक है, और ये रहा तस्मान सी। ठीक है, नीचे देखिए कर्सर के बाद देखिए मैं कॉल कर रहा हूँ तस्मान सी। ठीक है, तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। वर्ष 1981 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया था। इसके पूर्वी उत्तर क्षेत्र में कोरल सागर, ठीक है, ये रहा कोरल सागर पूर्वी उत्तर। ठीक है, और दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर, दक्षिण पूर्व में कहाँ पर है ये देखिए, ये रहा तस्मान सागर, और पूर्व में प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन, पश्चिम में पैसिफिक ओशन है। ठीक है, प्रशांत महासागर में तूफान आने पर अक्सर पोत एवं नौकाएं रीफ से टकराकर ध्वस्त हो जाती है। यह रीफ ऑस्ट्रेलिया में पर्यटन उद्योग का केंद्र बिंदु है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पर्यटन का केंद्र बिंदु क्या है? कोरल रीफ। लोग काफी विश्व से देखने के लिए आते हैं, ठीक है, घूमने के लिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने ग्रेट बैरियर रीफ के पास एक पृथक अलग प्रकार की प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ की खोज की है, जिसकी ऊंचाई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और आईफिल टावर की ऊंचाई से भी अधिक है। बहुत याद रखने वाली बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि जिसकी ऊंचाई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और आईफिल टावर से भी ऊंची है, किसकी? कोरल रीफ की, ग्रेट बैरियर रीफ में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1947 में नेपाल भारत, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन किया गया है। रिपीट क्वेश्चन मान सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन का जो रूप होता है वो बदल दिया गया है। अगर आपने पहले की सीरीज देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच हुई त्रिपक्षीय समझौते के बाद भारत ब्रिटेन अपनी अपनी सेनाओं में नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती करने की अनुमति मिली। ठीक है, दूसरे क्या है कि इस समझौते के अनुसार तत्कालीन 10 गोरखा राइफल रेजिमेंट में 4 भारत तथा 6 ब्रिटेन को प्राप्त हुई। वर्ष 1814 से 16 के दौरान हुए आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है, उसके समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो कौन सा कथन सही है? 1-3, 2-3, 1-2 या फिर तीनों के तीनों? तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 3 कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। ठीक है, देखिए, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा गोरखा राइफल्स में उत्तराखंड के गोर गेरखाओं की भर्ती की मंजूरी दे दी गई है। ये आपको पता है। वर्ष 1947 में नेपाल भारत और ब्रिटेन के बीच में त्रिपक्षीय समझौते के बाद भारत और ब्रिटेन को अपनी अपनी सेनाओं में, भारत और ब्रिटेन को, ठीक है, दोनों को अपनी अपनी सेनाओं में नेपाल के गोरखा सैनिकों को भर्ती करने की अनुमति मिली थी।
इस समझौते के अनुसार तत्कालीन गोरखा राइफल की 10 रेजिमेंट 10 बटालियन, ठीक है, उसमें से 6 भारतीय होंगे, 4 ब्रिटेन को प्राप्त हुई। और 1814 से 16 के दौरान जो नेपाल और ब्रिटिश के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, जिसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है, उसके दौरान अंग्रेजों ने पहली बार अपनी सेना में गोरखा सिपाहियों को भर्ती किया। इस युद्ध के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था, ठीक है। अब ये मुझे बताइए कि आंग्ल नेपाल युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, ठीक है। इंटरनेट पर सर्च करके बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए ये रहा गोरखा रेजिमेंट, ठीक है, गोरखा, दुनिया के सबसे खतरनाक सैनिक 11 गोरखा राइफल्स, ठीक है। तो आपको आसानी से याद रहे इसलिए फोटो दिखाया है, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, नालसा के बारे में पूछा कि ये भी रिपीट क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन का रुख बदल दिया गया है, ठीक है। इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग को निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए किया गया था। दूसरा क्या है कि भारत का महान्यायवादी इसका मुख्य संरक्षण होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका कार्यकारी अध्यक्ष होता है। चौथा क्या है कि भारतीय संसद द्वारा 11 नवंबर 1828 को भारत विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को लागू किया। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि पहला कथन सही है। ये देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय नालसा, ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1927 के तहत समाज के जो कमजोर और वंचित वर्ग होते हैं उसको निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए किया गया था। भारत की संसद द्वारा भारत की विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया। इस कारण 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या था मोटा मोटी बात कि वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए नालसा बनाया गया था 1987, ठीक है। और लागू कब किया गया था, 1995 को लागू किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के मुख्य संरक्षण, जबकि उच्चतम न्यायालय के जो द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। मुख्य संरक्षण कौन होता है, तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का रुख बदला है सिर्फ, के अनुमोदन के बाद व्हाट्सएप द्वारा भुगतान सेवाओं की शुरुआत की गई थी। दूसरा क्या है कि यूपीआई द्वारा लेन देन की कुल मात्रा पर 30% की कैप लगाई गई, जो जनवरी 2021 से लागू होगी। पहली बार 2019 में एनपीसीआई संचालन समिति की बैठक में लेन देन की कुल मात्रा पर 30% की कैप पर विचार किया गया था। तो कौन सा कथन सही है, केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी यानी कि तीनों के तीनों कथन सही है, ठीक है। देखिए हाल ही में एनपीसीआई के अनुमोदन के बाद व्हाट्सएप द्वारा भी भुगतान सेवाओं की शुरुआत की गई है, ठीक है। पहले तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे, एयरटेल पे सब थे, अब व्हाट्सएप पे भी शुरू होगा, ठीक है, शायद हो भी गई हो, ठीक है। यूपीआई द्वारा लेन देन की कुल मात्रा पर 30% की कैप लगाई गई है, जो जनवरी 2021 से लागू होगी। इस कैप की गणना पूर्ववर्ती 3 महीनों के दौरान यूपीआई में लेन देन की जो कुल मात्रा होती है, टोटल लेन देन की कॉस्ट होती है, उसके आधार पर की जाती है। पहली बार 2019 में एनपीसीआई थोड़ी ओल्ड हो गई है, सॉरी, एनपीसीआई संचालन समिति की बैठक में लेन देन की कुल मात्रा पर 30% की कैप पर विचार किया गया था, तो इसलिए तीनों के तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारचूला के बारे में पूछा गया है, तो यह क्षेत्र सूक्ष्म एवं मध्य तीव्रता के भूकंप से प्रभावित है। दूसरा क्या है कि यह क्षेत्र प्रायद्वीप भारत में अवस्थित है। तीसरा क्या है, दोनों के दोनों विचार कीजिए कौन सा कथन सही है, ठीक है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 और नहीं 1 और नहीं 2, किसके बारे में पूछा गया है, धारचूला के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए। देखिए हाल ही में वाडिया हिमालयन भूवैज्ञानिक संस्थान, ठीक है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने धारचूला क्षेत्र और
कुमाऊं हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में सूक्ष्म तथा मध्यम तीव्रता के भूकंप की बड़ी सक्रियता का पता लगाया है। कहां पर लगाया है? कि धारचूला क्षेत्र और कुमाऊं हिमालय के आसपास। ठीक है, देखिए ये WIH यानी कि ये है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थित एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, उसको खुद के निर्णय खुद ले सकती है। ठीक है, उत्तराखंड में धारचूला को चीन सीमा पर स्थित लिपुलेख से जोड़ने वाली नई कैलाश मानसरोवर सड़क के करीब 45 किलोमीटर दूर पृथ्वी के निचले हिस्से में बड़ी भूकंपीय गतिविधि का पता चला है। ठीक है, धारचूला, ठीक है, मोटा मोटी बात धारचूला याद रखना। ठीक है, हिमालयन देश में सबसे अधिक विवर्तनिकी और भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है, फिर भी इसे गैप शब्द है। ठीक है, ये गैप क्या होता है आगे देखिए, ये गैप होता है भूकंपीय अंतराल, ठीक है, क्षेत्र या गैप के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग विवर्तनिकी गतिविधि वाले क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग कहाँ होता है? कि विवर्तनिकी टेक्टोनिक एक्टिविटी वाले क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। आइए देखिए, ये रहा यहाँ पर है, ये देखिए ये रहा रेड है, वहां पर है धारचूला, और ये रहा नेपाल, और ये रहा उत्तराखंड यानी कि इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण को निर्वाह करते हैं? सिविल सेवा परीक्षा 2012। ठीक है, ध्यान साधना और श्वास नियमन, दूसरा क्या है कि एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, दूसरा क्या है कि श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो एक और दो और तीन, केवल तीन, या फिर तीनों के तीनों। ठीक है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत, ठीक है, उसका आचरण किस प्रकार वो निर्वाह करते थे। वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही है। सूफी साधना का मूल धार क्या होता है? कि ईश्वर को प्रेम द्वारा पाना है। इस्लाम में संगीत की प्रतिष्ठा न होते हुए भी सूफियों ने इसे ईश्वर को पाने का महत्वपूर्ण साधन माना है। सूफी संत ध्यान साधना और श्वास नियमन का अभ्यास भी करते हैं। सूफी संत क्या करते हैं? कि ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और श्वास नियमन का अभ्यास भी करते हैं। कठोर यौगिक व्यायाम भी सूफियों का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के बारे में पूछा गया है कि कहाँ किस राज्य से प्रवाहित नहीं होती? उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, तो केवल एक, दो और तीन, तीन और चार और केवल चार। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कि दो और तीन, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से नहीं बहती है। ठीक है, देखिए गंगा एशिया की सबसे बड़ी प्रमुख नदियों में से एक हम जानते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जो गौमुख से लेकर बंगाल की खाड़ी तक लगभग 2500 किलोमीटर तक बहती है और भारत का तकरीबन 26%, ठीक है, भूभाग कवर करती है गंगा नदी। 26%, ठीक है, भारत का। ध्यान तो है कि गंगा और इसकी सहायक नदियां भारत के 11 राज्यों से होकर बहती है और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 26.33 हिस्सा कवर करती है। किंतु गंगा नदी मुख्यतः 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है, जो मुख्य गंगा नदी है वो 5 राज्यों से निकलती है। ठीक है, बाकी सब है जो उसकी सहायक नदियां, वो सबके सब मिलाकर 11 राज्यों से होकर बहती है। देखिए ये रहा गंगा नदी, ये उत्तराखंड, यहाँ से उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार, ठीक है, फिर यहाँ पर आ गए झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोना का हवाई द्वीप के बारे में पूछा गया है। ठीक है, मोना की हवाई द्वीप समूह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। दूसरा क्या है कि किलाउ ज्वालामुखी के सक्रिय होने पर वोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किलाउ ज्वालामुखी के सक्रिय होने से हवाई द्वीप पर वोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। आइए देख लेते हैं विश्लेषण क्या है। देखिए देखिए मोना की हवाई द्वीप समूह, पहले ये देख लेते हैं फिगर, ये रहा मोना की हवाई द्वीप। देखिए अमेरिका के हवाई द्वीप में एक विशाल ज्वालामुखी फटने से आम जनजीवन पर काफी प्रभाव पड़ा है।
किला नाम का इस ज्वालामुखी के फटने से दूर दूर तक धूल और राख का गुब्बारा फैल गया, जिसके बाद वहां रहे लोग पर जो घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक शुक्रवार को ज्वालामुखी फटने के बाद हवाई में एक के बाद एक भूकंप आए हैं। विस्फोट, ये देख रहा, ये देखा, विस्फोट के बाद राज्य की सड़कों पर पड़ी दरारों से भाप निकल रही है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि गर्म चट्टाने और सल्फ्यूरिक, ठीक है, गैस बुजुर्ग लोगों के लिए जानलेवा हो सकती है। वहीं लोगों को सांस लेने पे भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देखिए ये रहा। अब आइए देखिए, मोनाकी हवाई द्वीप समूह का एक निष्क्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जिसकी सागर तल तथा सागर आधार तल क्रमशः ऊंचाई कितनी है? 4207 मीटर से 10,200 मीटर है। सागर तल का आधार ये याद न करने की जरूरत नहीं। देखिए, अब देखिए, किला ज्वालामुखी है वो सक्रिय होने से हवाई द्वीप पर वोग की स्थिति उत्पन्न हुई है। हमने देखा ना, ये जो धुआं धुआं टाइप निकल रहा है, ये है वोग। ठीक है, जब ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा उत्सर्जित सल्फाइड डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और जो अन्य गैस है तथा कण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन एवं नमी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तब वोग अर्थात ज्वालामुखी कोहरा उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये एक प्रकार का वायु प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में समाचारों में रहा नारगोन काराबाख क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप के मध्य ओरिएंटल पठार पर। तीसरा के कि भू मध्य सागर के दक्षिण में उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, नारगोना काराबाख क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। पहले देख लेते हैं, ये रहा नारगोना, अरे सॉरी, ठीक है, पहले इसका आंसर दीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप के मध्य। देखिए, ये रहा नारगोना काराबाख क्षेत्र। ठीक है, जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत बड़ा, तो उसका हिस्सा है। ठीक है, देखिए, पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप में फैले हुए नारगोना काराबाख को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा कहाँ पर है? आर्मेनिया अलगाववादियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, नारगोना काराबाख क्षेत्र कहाँ का है? बीच में है, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। ठीक है, जिसमें से अधिकांश हिस्सा अर्मानियों के अलगाववादी द्वारा नियंत्रित है। ठीक है, यह दक्षिण पश्चिम में अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो अब इंटरव्यू में या कहीं भी आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछे कि ये नारगोना काराबाख क्या है? पहाड़ क्षेत्र है, पठार है, या फिर मैदान है, या फिर किसी का नाम है, ठीक है, XYZ, तो एक पहाड़ी क्षेत्र है जो तकरीबन 4,400 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित नारगोना काराबाख स्वायत्त क्षेत्र आर्मेनिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 50 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, ये जो दोनों के बीच में जो विवादित क्षेत्र है वो आर्मेनिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर केवल दूर है। ये रहा, ठीक है, ये रहा कैस्पियन सी, और ये रहा क्या है? येलो येलो के टेरिटरी ऑफ अजरबैजान ऑक्यूपाइड बाय आर्मेनियन मिलिट्री फोर्सेस। फिर ये क्या है कि टेरिटरी ऑफ आर्मेनिया ऑक्यूपाइड बाय अजरबैजान मिलिट्री फोर्सेस, और रेड ये रहा, देखिए ये रहा रेड कि टेरिटरी ऑफ नारगोना काराबाख ऑक्यूपाइड बाय अजरबैजानी मिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, तो बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, तो डीप में एनालिसिस कर लीजिएगा। शायद हिंदू के न्यूज़पेपर में इसके लिए लेख एक वीक में मिल जाएगा। ठीक है, एक वीक का जो न्यूज़पेपर होता है ना, उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2011 का क्वेश्चन है। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं थे। इसके बारे में पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी कि अपने दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है मूलतः नगरीय थी। इस सभ्यता में धार्मिक तत्वों के उदाहरण मिलते हैं, जैसे मातृ देवी की पूजा भी करते हैं। ठीक है, लेकिन यह तत्व वैदिक सभ्यता की भांति प्रबल नहीं थे। सिंधु सभ्यता के स्थलों के कपास के साक्ष्य
प्राप्त हुए हैं जिसमें पुष्टि होती है कि इन सभ्यता के लोग कपास का ज्ञान था। ठीक है, तो ये रहा आज का 10 क्वेश्चन का सीरीज। कल मिलेंगे। हैप्पी दिवाली सभी को। जय हिंद, जय भारत।